नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। देवकी नंदन जी और उनकी पत्नी सुमन जी एक छोटे से गांव में रहा करते थे। और क्योंकि देवकी नंदन जी एक आम नागरिक थे जो कि अपनी डेली की मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। उनका एक बेटा और दो बेटी थे। बचपन से ही उनका बेटा उनकी आंखों का तारा था। वह अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। समय के साथ साथ उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई थी और वे अपने दोनों बेटों के भविष्य पर जितना ध्यान देते थे उतना अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने तो शुरू से ही बस एक बात सोच रखी थी कि बस बेटियां 18 साल की हो जाएं तो उनके हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हों, और इसलिए उन्होंने शुरू से ही बेटियों की पढ़ाई पर भी कोई खास गौर नहीं किया। उनकी बेटियां भी वहीं गांव में खेत और खेतों का काम संभाला करती और उसके बाद समय निकालकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी, वरना अपने घर के कामों में ही लगी रहा करती थी। उनकी जिंदगी लगभग रुकी हुई थी। दोनों बहनों में छोटी बहन फिर भी थोड़ी होशियार थी, लेकिन लड़कियों की माँ बाप के आगे कहाँ चलती है, और वह भी किसी छोटे से गांव की बात हो तो बिल्कुल नहीं। इसलिए जब उनकी बड़ी बेटी 19 बरस की हुई तो उसके साथ ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी की भी शादी करवा दी, जबकि वह अभी 18 की पूरी भी नहीं हुई थी। उसने तो बहुत मना किया और कहा भी कि मेरी जबरदस्ती शादी मत करवाओ। अभी मैं छोटी हूँ, कानूनी तौर पर इतनी छोटी लड़की की शादी करवाना ठीक नहीं है, इसलिए मेरी शादी अभी मत करवाओ। लेकिन बेटियां कहाँ माँ बाप के आगे जीत पाती हैं। जब माँ बाप ने रोकर गिड़गिड़ा कर उससे कहा तो वह भी मान ही गई। आखिर माँ बाप की इज्जत जो रखनी थी, और बेचारी शादी के लिए उसने भी हामी भर दी। अब दोनों बेटियों की तो शादी हो ही चुकी थी, बचा था तो इकलौता बेटा। इधर वे लोग अपने बेटे पर पूरा ध्यान देते, उसकी पढ़ाई लिखाई पर जितना हो पाता उतना खर्च करते। यहाँ तक कि 12वीं के बाद उसने पढ़ाई करने के लिए शहर भी भेज दिया, जबकि उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। खूब मेहनत की, दिन रात काम किया और बेटे को आशीर्वाद देकर शहर में पढ़ने के लिए भेज ही दिया। अब समय भला किसी के लिए कहाँ रुकता है। चाहे इंसान की जिंदगी रुक जाए, पर समय अपनी गति से चलता रहता है, कुछ भी हो। लेकिन समय तो बढ़ रहा था, पर समय के साथ साथ छोटी बहन के जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही थी। वह अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह लोगों को जागरूक करे, ताकि जैसे उसकी शादी कम उम्र में कर दी गई वैसे किसी और बच्चे के साथ न हो। उधर ईश्वर की कृपा से उसका पति भी ठीक था। उसने अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा कि यदि तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस इतना ख्याल रखना कि मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मुझे कभी शर्मिंदा मत होने देना। नहीं, कभी कुछ ऐसा करना कि भविष्य में किसी भी लड़की का पति उसे आगे बढ़ने ही न दे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। लड़की ने हामी भर दी और इधर छोटी बहन ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। वह डेली स्कूल नहीं जाती, लेकिन उसका पति उसे पेपर दिलाने तो ले ही जाया करता। बाकी की पढ़ाई वह घर रहकर आसपास के टीचरों की मदद से कर लिया करती थी। और उधर देवकी नंदन जी का बेटा, जो कि बड़ा ही बदतमीज और कामचोर किस्म का था, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। उसके माँ बाप तो जबरदस्ती उसकी जिंदगी को धक्का लगा रहे थे, वरना वह तो आगे बढ़ने के लायक ही नहीं था। लेकिन माँ बाप ने तो ठान लिया था कि बेटियों का तो हो गया जो होना था, बाकी उनका उद्देश्य तो अपने बेटों को आगे बढ़ाना था। वह हमेशा ही अपनी बेटियों को अपने बेटों से कम आंकते थे, और फिर उनके बेटे ने उनके साथ जो किया था उसकी उम्मीद भी नहीं थी। इधर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए वह दुनिया भर का कर्ज लिए जा रहे थे, बस यह सोचकर कि एक दिन जब इसकी नौकरी लग जाएगी और यह बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम सारे पैसे लौटा ही देंगे। इसलिए हमें अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जो बन पड़े वह हमें करना चाहिए। बस यही सब सोचकर दोनों बूढ़े माँ बाप बेटे के उसके भविष्य के लिए अपने ऊपर दुनिया भर का कर्ज करते रहे। आखिर उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा ऐसा नालायक निकलेगा कि समय के साथ साथ बेटे की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी और उसके माँ बाप के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। और फिर
बीतते समय के साथ उधारी के पैसे बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि उसके लिए भी तो इंसान को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। इसलिए बेचारे देवकीनंदन जी और सुमन जी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्जा जो था। लेकिन फिर एक दूसरे को ही समझा देते, मेरा बेटा अपनी पढ़ाई करके नौकरी ढूंढ लेगा और फिर हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिनका सामना अब हमें करना पड़ रहा है। बेचारों को अब तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब से ही मिलती थी। इधर छोटी बेटी जो कि पढ़ाई में तो ठीक ही थी, साथ ही वह अपने सास ससुर का भी बहुत ध्यान रखती थी। माँ बाप से कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाया करती, क्योंकि वह तो अपने माँ बाप से बहुत नाराज़ थी। तो वह उनसे कहती कि इतनी कम उम्र में बाकी मेरी शादी क्या कर दी। वह अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की वजह से यह सब नहीं हो पाया। इस बात को लेकर उसकी नाराज़गी अपने माँ बाप से बनी हुई थी। अब यह दोनों बेटों को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते समय नज़दीक आ जा रहा था कि उनका बेटा अब ग्रेजुएट भी कंप्लीट कर चुका था। उनकी बेटी भी अब अच्छी पढ़ाई करके एक बहुत अच्छी नौकरी करने लगी है। दरअसल उनकी वह छोटी बेटी जिसने कभी 10वीं 12वीं की थी, उसके पति ने उसकी आगे की पढ़ाई करवाई और अब वह इस काबिल हो चुकी थी कि वह छोटी मोटी नौकरी करके अपने पति का हाथ बटा सकती थी और अपनी पढ़ाई के खर्चे भी वह खुद ही निकाल रही थी, जिसके कारण उसके परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अब वह भी घर के खर्चों में हाथ बटाने लगी और अब तो वह अपने परिवार वालों से बहुत खुश थी। और उधर उसका भाई जो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसने शुरू से कभी पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाया। शुरू से उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह चीज़ उसे दे दी गई, चाहे मुश्किल से हो या आसानी से। वह चीज़ उसे उसके माँ बाप ने जब उसे ज़रूरत पड़ी तब दिला दी, जिसके कारण आज वह इतना लापरवाह हो गया था कि आज वह कुछ नहीं करना चाहता था। वह तो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होकर रह गया था, लेकिन अब जीवन भर उसके माँ बाप तो उसका खर्चा चलाते नहीं रह सकते ना, इसलिए उसे खुद भी तो कुछ करना ही था। और फिर अब उसकी शादी की भी उम्र हो चुकी थी, तो उसके माँ बाप चाहते थे कि वह जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ ले, तो वह कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनका बेटा कितना नालायक निकल सकता है। कॉलेज से निकलने के बाद उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि बेटा किसी ढंग की जगह नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि घर में तो पैसे आते रहेंगे और तुझे रोजगार मिलेगा। और फिर हमने तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए दुनिया भर का कर्जा लिया है। अब अगर तो ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा। हमारे पास तो तेरे अलावा कोई संपत्ति भी नहीं है। हमने किसी और चीज़ पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ तेरे भविष्य को बनाने पर ध्यान दिया है। तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से अच्छी करने की कोशिश की। अब तू जल्दी से नौकरी देख ले, फिर हम कुछ सोचते हैं, क्योंकि कर्ज निपटाने के बाद तेरी शादी करने के बारे में भी तो सोचना है। तब तो वह अपने माँ बाप की हर बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाता रहा। अब उसे नौकरी भी लगा ली, शहर में नौकरी करने लगा और उसकी नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जल्द से जल्द वह बाहर का पैसा समाप्त हो और वह अपने बेटे की शादी करवाएं। इधर उनके बेटे ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। उसने नौकरी शुरू करना तो कर दिया था, लेकिन इसके माँ बाप के लिए नहीं, अपने लिए। उसके माँ बाप ने अब तक उसके लिए जो भी कुछ किया उसे उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, और ना ही उसे अपने माँ बाप से कर्ज से कोई मतलब था। वह अपने पैसे जोड़ता रहा। माँ बाप ने भी इसलिए पैसे नहीं मांगे कि शायद यह पैसों को इकट्ठा करके रख रहा है। और उन्होंने अपने बेटे से बात की तो वह बोला, हाँ मम्मी पापा, मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। आप लोग अपने पैसों से घर का खर्चा चलाइए और मैं अपने पैसों को जोड़ कर चलता हूँ। तभी तो हम लोग बाहर के 2 पैसे जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए कर्ज पर लिए थे उन्हें निपटा पाऊँगा। और फिर अगर हर महीने के पैसे ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ों में खर्च करेंगे तो कर्जा जो है वह कैसे निपटेगा। दोनों माँ बाप भी बड़े खुश हो गए कि हमारा बेटा कितना समझदार है, हमारे बिना कुछ कहे ही वह सब कुछ समझ गया। और बस अब माँ बाप जैसे भी मजदूरी आदि करके पैसे कमाते और पैसे से उनके घर के खर्च चलते। यहाँ तक कि बेटे की बाइक के पेट्रोल का खर्चा भी उनके माँ बाप ही उठा रहे थे। और बेटे को ऑफिस जाने के लिए एक बाइक और दिलवा दी थी, तो उसका खर्चा भी अब और बढ़ गया दिन प्रतिदिन। लेकिन वे दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, शायद अंधा प्यार करते थे। उसके स्वार्थ को कभी समझ ही नहीं पाए। अब तक लगभग 1 साल बीतने को आया तो देवकीनंदन जी ने अपने बेटे को पास बिठाया और उससे बात की कि बेटा, अब तेरे पास कुछ पैसे तो जुड़ ही गए होंगे ना। अब एक काम कर, तू वह पैसे लाकर मुझे दे दे, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जदारों का बहुत दबाव है। वे लोग आए दिन मुझे धमकाते रहते हैं, ऐसे में अब उनके पैसे देना बहुत ज़रूरी हो गया है।
सारे नहीं तो थोड़े थोड़े ही सही, पर कुछ पैसे दे दूंगा तो कम से कम वे लोग शोर तो नहीं मचाएंगे। इसलिए कल तू पैसे निकाल कर मुझे दे देना, ठीक है? तब तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन अगले दिन अपने घर वह कुछ और ही लेकर आ गया। वह अपने साथ एक लड़की को लेकर आया और बोला, माँ पाप पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। अभी हम दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, लेकिन बाकी की रस्म व रिवाज के साथ मैं इससे शादी करूँगा, तो आपके आशीर्वाद से ही। और फिर इसलिए मैं आपको यहाँ आज इससे मिलवाने लाया हूँ। देवकीनंदन जी उस लड़की को देखकर एकदम तिलमिला गए और अपने बेटे से गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मैंने तो तुझसे कुछ और ही मांगा था और तू तो कुछ और ही ले आया। मैं इसका क्या करूं? बता, क्या करूं मैं इसका? तुझे तो शादी की इतनी जल्दी पड़ी थी कि नौकरी लग करने गया नहीं और इस लड़की को लेकर चला आया। अरे हमने क्या तेरे बारे में सोचा नहीं था? आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही थी। क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था कि एक बार बाहर का कर्ज उतर जाए, उसके बाद हम तेरा शादी ब्याह के बारे में भी सोचेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा लगता है जैसे तेरी तो उम्र निकल गई थी शादी की। तुझे इतनी जल्दी हो रही थी, है ना? गुस्से में देवकीनंदन जी कह रहे थे और वे इतना सब कहे जा रहे थे तो उनका बेटा बोला, बस पापा, आप मेरी होने वाली पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती ना कर सकते। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। गांव में रहकर आपकी सोच भी इतनी ही छोटी हो गई है। जब देखो तब पैसा पैसा करते रहते हो। अरे मैंने नौकरी अपने लिए लगाई है, आप लोगों के लिए। अगर कमा कमा कर आप लोगों को देता रहूँगा तो बहुत अच्छा, और अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया तो मुझे ताने सुनाने लगे। सचमुच दुनिया कितनी स्वार्थी है। जब माँ बाप ही अपने बच्चों के बारे में न सोचें तो किसी और से तो उम्मीद ही क्या करनी है। इस बात को सुनकर देवकीनंदन जी को और गुस्सा आ गया और बोले, क्या कहा तूने? स्वार्थी? अब हम दोनों स्वार्थी हो गए? क्या नहीं किया हमने तेरे लिए? जो बस में नहीं था वह खुशियाँ भी हमने तुझे खरीद कर चाहे कैसे भी दी, कहीं से भी हो। तूने जो मांगा हमने तुझे ला कर दिया। और आज जब तू इस लायक हो गया है कि खुद कमा कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तब तुझे हम स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। आज जब हम तेरे सहारे की ज़रूरत है तब तेरे लिए हम स्वार्थी हो गए। स्वार्थी हम नहीं बल्कि तू हो गया है, जिसने नौकरी लगते ही केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसने अपने माँ बाप के से उनके दुख तकलीफ़ों से कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस बात से तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे तो फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से तुझे जो करना है तू वह कर रहा है। हमारे कहने या ना कहने से तुझ पर भला कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। जब थोड़ी देर ऐसे ही बहस होती रही तो सुमन जी ने अपने पति देवकीनंदन जी को ही समझाया और कहा कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया। अब इसे बदला तो नहीं जा सकता। इसने इससे शादी कर ली है तो अब यह लड़की इस घर की बहू हुई। इससे पहले कि पूरे गांव में यह बात फैले और बदनामी हो, हम खुद ही इनके फेरे डलवा देते हैं, जिससे कम से कम गांव में बदनामी तो नहीं होगी। जैसे तैसे उन्होंने देवकीनंदन जी को समझाया और उन्होंने उस लड़की को घर में आने दिया। अभी तक तो देवकीनंदन जी इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है। लेकिन अब जब उनकी पत्नी ने समझाया तो उन्होंने पूरे गांव वालों के सामने अपने बेटे और उस लड़की के फेरे डालने के लिए हामी भर दी और उन्होंने अपने बेटे की शादी सबके सामने उस लड़की से कर दी और वह लड़की बहू के रूप में उनके घर आ गई। कुछ दिन तक दोनों ठीक रहे। फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे ने अपने पापा से कहा, पिताजी हम दोनों शहर में ही कमरा किराए पर लेकर रह लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गांव के माहौल और शहर के माहौल में कितना अंतर होता है। यह शुरू से ही शहर में रही है, गांव में एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तब मैं इसे अपने साथ ले जाकर शहर में रहने के लिए चला जाऊं। हर महीने यहाँ आकर आपको पैसे दे जाया करूँगा या फिर आपके खाते में पैसे डाल दिया करूँगा। अगले महीने ही मैं इकट्ठे हुए सारे पैसे लेकर यहाँ आ जाऊँगा, तब आप धीरे धीरे अपने कर्जदारों का हिसाब कर देना, ठीक है? देवकीनंदन जी सब कुछ समझ भी रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उसे रोक भी नहीं सकते थे। अब तक उनकी हालत बद से बदतर होने ही जा रही थी, क्योंकि अपने बेटे के चक्कर में उन्होंने इतना कर्जा ले लिया था कि अब वह पूरे जीवन भी यदि कमा कर उस मजदूरी को इन कर्जदारों को देते रहे, तब भी वह पूरा कर्जा नहीं निपटा पाएंगे और उन्हें अपना बेटा अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींचता हुआ भी नजर आ रहा था। तो इसके कारण वह और ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा। बेटे को तो अब रोकने से कोई फ़ायदा नहीं था और उसे जाने दिया।
अब बेटा और बहू दोनों घर से जा चुके थे और देवकीनंदन जी अपनी पत्नी सुमन के साथ घर में अकेले रह गए। दोनों एक दूसरे से बातें करके ही अपना मन हल्का कर लिया करते थे। परेशानी तो उन्हें इस बात की थी कि अब आने वाले समय में स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक तो पैसा तो था नहीं, ऊपर से कर्जा इतना था कि वह पटा भी नहीं सके और कर्जदार उन्हें आए दिन धमकियां देते रहते। दिन प्रतिदिन बेचारे देवकीनंदन जी की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। दिन रात कर्ज की चिंता में वह डूबे जा रहे थे और इधर बेटा था कि एक बार घर से निकल गया तो उसने माँ बाप की सुध लेना भी ज़रूरी ना समझा। जब माँ बाप ने कई कई बार उसे फ़ोन किया तब जाकर वह एक दिन आया और अपने पिताजी के हाथ में 10-12 हज़ार रुपये थमाकर बोला, पापा यह लो पैसे और इन पैसों से अपने कर्जदारों का मुंह बंद करवा देना। उन 10 हज़ार को देखकर देवकी जी नंदन जी का माथा ठनक गया और अपने बेटे से बोले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इन 10 हज़ार से मैं किस किस का मुंह बंद करूं? तेरे स्कूल की पढ़ाई तक तो मैंने खुद जैसे तैसे बोझ ढोया, फिर तेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैंने हर साल 50-60 हज़ार रुपये का कर्ज उठाया, तेरे हॉस्टल के सारे खर्चे का पैसा मैंने दूसरों से कर्ज पर मांग कर तुझे दिया। यहाँ तक कि तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी तेरी बाइक भी मैंने उधारी के पैसों से निकलवाई। इस वक्त मुझ पर कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का कर्ज है और तू कह रहा है कि 10 हज़ार से मैं कर्जदारों का मुंह बंद कर दूं? तुझे शर्म नाम की चीज़ है? तुझे पिछली 1 साल से तूने मुझे यह कहकर शांत करा रखा था कि पापा मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, फिर आप इकट्ठे सारे कर्जदारों के पैसे दे देना। क्या 1 साल से मैं तुझे यह 10 हज़ार रुपये जुड़े हैं? बता, 1 साल तक क्या किया तूने उन पैसों का जो तेरे पास 10 हज़ार रुपये बचे? जब देवकीनंदन जी गुस्से में चिल्लाने लगे तो उल्टा उनका बेटा उनसे तेज आवाज में बोला, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं कुछ भी करूं आपको हर चीज़ से परेशानी है। जब मैंने शादी की तो आपको उससे परेशानी थी, अब जब मैं आपको कर्ज निपटाने के लिए पैसे दे रहा हूँ आपको इससे भी परेशानी है। अरे अब 10 हज़ार दिए हैं तो धीरे धीरे करके और भी देता रहूँगा, पटा देना कर्जा, कौन सी आफत आ रही है? इस पर देवकीनंदन जी बोले, मैंने जिनसे पैसे लिए हैं वह मेरे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं है। अब तक मैंने उनसे जितना पैसा लिया था ना उस पर ब्याज लगा लगा कर वह पैसा इतना बढ़ चुका है कि कम से कम तो मैं तो उसे नहीं पटा सकता और पिछले 1 साल में वह और भी ज़्यादा बढ़ गया है। 1 साल से अगर तू थोड़े थोड़े पैसे दे रहा होता तो आज ना तो वह पैसा इतना बढ़ता और ना ही मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। तू तो पढ़ा लिखा है ना, हिसाब लगा कर देख ले कि अगर मैं ऐसे हिसाब से पैसे देते रहा तो क्या मैं इस जीवन भर में इस कर्ज को पटा पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने की तो हर साल ब्याज बढ़ जाया करेगी। अब उन दोनों में जरा सी बहस क्या हुई, बेटा नखरे में उन 10 हज़ार को उठाकर भी चला गया और बेचारे देवकी नंदन जी वहीं खड़े के खड़े देखते रह गए। सुमन जी ने भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की पर वह गुस्से में तमतमाता हुआ निकल गया और मुड़कर नहीं देखा और अब तो उसने अपने माँ बाप का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। वे दोनों बेचारे उसे फ़ोन करते रहते लेकिन वह था कि फ़ोन उठाने का नाम ही न लेता। अब तो बेचारे देवकी नंदन जी उनकी पत्नी सुमन जी की ज़िंदगी नर्क के समान हो रही थी। इधर कर्जदारों ने उनका जीना हराम कर रखा था, उधर उनके बेटे ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। उनके पास जमीन जायदाद के नाम पर थोड़ी सी खेती थी। अब जब अधिक समय ना समझ ना आया तो उन्होंने अपने उस खेत को बेचने के बारे में सोचा, जिससे वे थोड़ा बहुत कर्ज पटा सकें। एक दिन अचानक उनकी छोटी बेटी और दामाद उनके घर आ गए। अब तक उनकी छोटी बेटी पढ़ाई लिखाई करके एक कॉलेज में पढ़ाने जाने लगी थी। अब तो वह खुद भी पढ़ी लिखी थी और आधुनिक दुनिया का सारा ज्ञान भी उसे था। अचानक आई तो उसने अपने माँ बाप की बातों को सुन लिया, लेकिन देवकी नंदन जी सुमन जी ने जैसे ही उसे देखा तो दोनों चुप हो गए और अपनी परेशानी को भुलाकर अपने दामाद जी का स्वागत किया। दोनों को अंदर बुलाया, बिठाकर चाय नाश्ता करवाया। अब जब से दोपहर के समय बैठे थे तब छोटी बेटी ने पूछा, पापा आप अभी क्या बात कर रहे थे? कर्ज के बारे में और जमीन को बेचने के बारे में? क्या सचमुच अब आप जमीन बेचना चाहते हैं? देवकी नंदन जी ने तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब देवकी नंदन जी इधर उधर गए
तो सुमन जी की बेटी अपनी माँ से पूछने लगी। तब उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। यह सब सुनकर उनकी बेटी बोली, माँ, आपने वह हर चीज़ समय से पहले दे दी। इस वजह से आज भी उसकी नज़रों में उनकी कोई कदर नहीं है। ऐसा नालायक इंसान है वह, जिसके पीछे आपको इतना सब किया। वह आपको यहाँ छोड़कर अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा है। हमें कुछ तो करना होगा, वरना पापा तो इस टेंशन में घुट घुट कर रह जाएंगे। अब उन्होंने बेटी से बात की और उस ज़मीन का जिसे वह बेचने को सोच रहे थे, उनकी बेटी ने उन्हें समझाया कि ज़मीन को कैसे बेचना सही रहेगा। बेटी और दामाद ने साथ दिया और उन्होंने अपनी उस ज़मीन में से एक प्लॉट बेच दिया। उसमें से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा कर्जदारों का दिया और बाकी का पैसा उन्होंने अपनी आय का साधन बनाने में लगा दिया। अब उनकी बेटी और दामाद ने अपने ससुर के लिए शहर में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी और उस दुकान में थोड़े से पैसे लगवा दिए। और दुकान अच्छी सी तैयार होने के बाद अब वे दोनों उस दुकान से ही कमाने लगे थे। अब दोनों बुजुर्ग अपने बेटे पर किसी भी तरह से आधारित नहीं रह गए। इधर उन्होंने बाकी के बचे हुए खेत पर खेती बाड़ी करवाना शुरू कर दिया, जिससे सालाना उन्हें कुछ रुपए की मदद हो जाती। और दो जान को खाने के लिए भला कितना ही चाहिए, दोनों का खर्चा आसानी से चलता रहता। कुछ समय तक तो उनकी दुकान शहर में बहुत ही सामान्य सी चली। कुछ दिनों तक तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दुकान में पैसे लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके सारे पैसे लगभग डूब ही गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा दृष्टि से उनकी दुकान चल पड़ी और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। दुकान से जो भी पैसे आते वे उन्हें जोड़कर चलते। देवकी नंदन जी ने सुमन जी के साथ एक गांव के ही पढ़े लिखे लड़के को दुकान पर काम पर रख लिया और खुद उन्होंने कोई और काम करने के बारे में सोचा। अब उन्होंने अगले 2 से 4 महीने में ही नई दुकान भी तैयार कर ली। अपना घर बेचकर नई दुकान खोली और उस दुकान में उन्होंने किराने का सामान भर लिया। यह दुकान पिछली दुकान से भी 2 गुनी बड़ी थी और मार्केट में बीचों बीच थी। इसलिए शुरू शुरू में तो पैसा तो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा, लेकिन अब वह दुकान जोरों से चल पड़ी। अब तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। दुकान से ही उनके घर के सारे खर्चे भी चल रहे थे और बाकी के सभी काम भी चल रहे थे। इधर बेटा और बहू दोनों शहर में ही रह रहे थे। अब दोनों माँ बाप अपने अपने काम में लगे रहते। सुमन जी एक दुकान को संभालती और देवकी नंदन जी दूसरी दुकान पर काम संभालते। साथ में मदद के लिए उन्होंने 2-3 लड़कों को अपनी अपनी दुकानों पर रख लिया। खुद आराम से बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते। अब तो कुछ महीनों में ही उन्होंने अपना और अच्छा हिसाब किताब बना लिया और अपने कर्जदारों को एक एक करके उनका लगभग कर्जा पटाना शुरू कर दिया। 2 साल के भीतर भीतर ही उन्होंने अपना सारा कर्जा पटा दिया और अब बस अपनी बेटियों का लेन देन किया करते। समय के साथ साथ आमदनी बढ़ी और उन्होंने शहर में ही अपना घर भी बना लिया। 3 मंजिला घर में एक फ्लोर पर खुद रहते, बाकी 2 फ्लोर किराए पर चढ़ा दिए। एक दिन उनके यहाँ एक लड़का अपनी फैमिली के साथ किराए के लिए मकान देखने के लिए आया। जैसे ही देवकी नंदन जी ने उस लड़के का चेहरा देखा तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। लड़का भी आंखें फाड़कर देखता रहा, क्योंकि वह कोई और नहीं उनका अपना बेटा था। अपने पिता के ऐसे ठाठ देखकर वह बहुत खुश हुआ और उनके गले मिलने चला। लेकिन देवकी नंदन जी ने उसे वहीं रोक दिया और बोले कि तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम किराए पर कमरा देखने के लिए आए हो? अगर हाँ तो बता दो। मैंने यह फ्लोर 12,000 रुपये महीने किराए पर दिया हुआ था। अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना इससे काम नहीं होगा। अपने पिता की बात सुनकर वह उनसे माफ़ी मांगने लगा। आखिरकार पिता के ठाठ देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गईं। लेकिन देवकी नंदन जी ने उसे माफ़ नहीं किया और वह अपने परिवार को लेकर चला गया, क्योंकि उसकी 25,000 रुपये महीने की कमाई में वह इतना अच्छा घर किराए पर भी नहीं ले सकता था। देवकी नंदन जी ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया जैसे उसने उन दोनों को छोड़ा था और अब वे अपनी पत्नी सुमन जी के साथ खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे। बेटियों का जब भी जी चाहता वह तब आती और भी उनकी पूरी मदद किया करती। उनके दामाद ने भी अपने सास ससुर का बुरे समय में बहुत साथ दिया, इसलिए अपने बेटे की तरह उन्हें मानने लगे थे और खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए।